बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एक और नया मॉडल पेपर समाजशास्त्र का आप सभी के सामने हाजिर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए आपको कराने वाले हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे निर्देश वगैरह कुछ दिए गए, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। सीधा हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है ये कि क्वेश्चन के राज्य क्या है। राज्य एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है। कई सारी किताबों में आपको अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। मैं यहाँ पे जो आंसर आपको बताऊंगा वो मुझे गूगल से मिला है कि यहाँ पे राज्य जो है वो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर एक हो जाएगा, एक संस्था है। ठीक है, राज्य क्या है, एक संस्था है। आगे दोस्तों बात करते हैं समाज क्या है। तो समाज जो है ये भी आंसर आपको थोड़ा डाउट करने वाला है। तो अगर समाज की बात करें, समाज यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका अमूर्त हो जाएगा। समाज जो है ये अमूर्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जाति क्या, ये भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का कि जाति क्या है। तो जाति देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। कहीं कहीं लिखा है कि जाति संस्था भी है, समूह भी है, समिति भी है, यानी इसमें उपयुक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ किताबों में जाति दिया है कि जाति एक संस्था के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन कि समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक पुर्तगाली शब्द, ग्रीक अंग्रेजी शब्द, लैटिन ग्रीक शब्द या अरबी फारसी शब्द। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लैटिन और ग्रीक शब्द के जो है द्वारा बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक शब्द में। ठीक है, तो इसमें तीसरा जो है आपका राइट आंसर रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1959 में, वर्ष 1969 में, या फिर नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा 1979 या फिर 1972 में। तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है ये हुई थी आपका 1959 में। और ये राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी। नागौर जिले से यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नागौर जिला राजस्थान का, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। इसमें 3 स्तर होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है आपका क्षेत्र पंचायत और तीसरा होता है आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बटा होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है। संस्कृतिकरण की अवधारणा MS श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, SC दुबे, CB विकल। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा MS श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कौन सा संबंधित है। सोरोकिन, माल्थस, बेबर या CB विकल। तो सही जवाब इसमें जनसंख्या वृद्धि का हो जाएगा कौन सा, माल्थस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10वें पर। 10वां कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो चिपको जो आंदोलन है इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं अति लघु क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके सरल सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो उसमें लिखेंगे वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित होता है। अर्जित का मतलब प्राप्त करना, यानी वर्ग को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपका परीक्षा जब होगा तो उसमें कुछ फर्स्ट वर्ग में आएंगे, कुछ सेकंड वर्ग में आएंगे, ठीक है, कुछ थर्ड वर्ग में आएंगे। तो इस प्रकार से जो आप वर्ग है इस वर्ग को आप भी तो प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रथम वर्ग में आ सकते हैं, द्वितीय वर्ग में आ सकते हैं, तृतीय वर्ग में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वर्ग अर्जित स्थिति पर आधारित होता है। पहला पॉइंट। आगे इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और ज्ञान के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है, अर्थात वर्ग अर्जित किया जा सकता है। सिंपल परिभाषा लिखा गया है, अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो प्रति 1000 महिलाओं के द्वारा जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या
संख्या को जन्म दर कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है। अगला यहाँ पे जनजाति को परिभाषित कीजिए। जनजाति क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। जनजाति एक ऐसा मानव समाज है जो अपनी एक भाषा, अपने रीति रिवाज, विश्वास, संस्कृति को साझा करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में जनजाति निवास करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जनजाति का अपना एक अलग क्षेत्र होता है, अपनी एक भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, जिसे हम जनजाति कहते हैं। ठीक है, यही इसकी पहचान होती है। अगला यहाँ पे एक परिभाषा लिख सकते हैं कि मजूमदार के अनुसार, अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया तो आप इसे लिख सकते हैं कि मजूमदार ने कहा है कि जनजाति परिवार एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है तथा विवाह, व्यवसाय, रीति रिवाज और उनकी संस्कृति भी एक निश्चित अवस्था में होती है। वही बात यहाँ पे कहा गया है, बस आप यहाँ पे मजूमदार के अनुसार लिख देंगे तो पूरा बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य की व्याख्या कीजिए। राज्य क्या है? तो राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। स्टेटस शब्द का अर्थ होता है दूसरों की तुलना में उच्च स्तर, दूसरे की तुलना में उच्च स्तर। राज्य शब्द सर्वप्रथम प्रयोग इटली के महान विद्वान मैकियावेली ने किया था। तो इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब जांच करना होता है, और जांच कहाँ हो रही है? समाज में हो रही है। तो समाज में किसी भी प्रक्रिया का जांच करना सर्वेक्षण कहलाता है। सिंपल भाषा में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन होता है, सामाजिक संबंधों या फिर सामाजिक दशाओं को बड़ी सावधानी पूर्वक जांच किया जाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे है कि औद्योगिकीकरण से क्या तात्पर्य है, इसमें लिखेंगे। औद्योगिकीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन से होता है। इस प्रक्रिया में कुल कारखानों का निर्माण, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें मानवीय कार्यों और उसे आसान बना देती है। तो औद्योगिकीकरण के बारे में सिंपल भाषा में ले सकते कि पहले मानव जो है हाथ से काम करता था, अब बड़ी बड़ी मशीनों से काम होने लगा है और उत्पादन ज़्यादा होने लगा है और मानव को फायदा ज़्यादा मिलने लगा है। तो इस प्रक्रिया को हम औद्योगिकीकरण कहते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि क्वेश्चन आधुनिकीकरण की 3 विशेषताओं को बताइए। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्न जमाने की बात हो रही है, तो उसके 3 जो है कारण है इसलिए ले सकते हैं। पहला इसमें है आधुनिकीकरण एक परिवर्तन प्रक्रिया होती है। यानी आधुनिकीकरण जैसे कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर जब कोई नई तकनीकी अपनाता है तो उसे आधुनिकीकरण के परिवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण से नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का विकास होता है। यानी जब मॉडर्न जमाना आ चुका है तो भैया नगरीकरण का विकास हुआ है और औद्योगिकीकरण का विकास देखने को मिला है। तीसरा पॉइंट आधुनिकीकरण पर जो है कर समाज पर पड़ता है। यानी जो मॉडर्न ज़माना है इसका जो कर होता है यानी टैक्स वगैरह जो होती है उस समाज पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में 3 प्रमुख बदलाव का उल्लेख कीजिए। क्या बदलाव देखने को मिले हैं देश की आज़ादी के बाद? इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली परिवर्तन हुए हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरित क्रांति देखने को मिलता है। अब इसमें जो बदलाव हुए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्रमुख बदलाव। पहला है कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ है, पहला बदलाव हुआ है। नेक्स्ट है कृषि में जमींदार द्वारा लगाए गए जो कर होते से उसे छुटकारा मिला है। नेक्स्ट है गहन कृषि यानी मिश्रित कृषि का आदि बढ़ावा मिला है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि एक फसल के साथ कई फसल उगाना मिश्रित यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उदारीकरण की अवधारणा क्या है। उदारीकरण में आप यहाँ पे लिखेंगे उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण या छूट देने से है, ऐसे नियंत्रण या छूट देने से है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ये सिंपल सा इसका अर्थ है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपके माँ बाप आपको छूट दे दे कि जाओ बेटा तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम्हें आज़ादी दी जाती है, तो काम लोहा हो गया, काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे है कि जब कोई भी नियंत्रण या आपको छूट दे दिया जाए तो उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। इसमें लिखेंगे उदारीकरण ऐसे वे सभी
सभी क्रियाएं शामिल होती है जिनके द्वारा किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां जो नियम होते हैं उन्हें प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि भारत जो चीन है, ठीक है, चीन से भारत में व्यापार होता है तो भारत में कुछ नियम कानून लगाए जाते हैं कि चाइना सामान कितना आएगा, कैसे आएगा। अगर वो प्रतिबंध हटा दिया जाए तो चाइना सामान भारत में और ज़्यादा आने लगेगा। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ये क्या कहलाएगा, ये उदारीकरण कहलाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक आंदोलन में इसमें लिखेंगे सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया गया आंदोलन होता है। यह आंदोलन अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए साथ साथ दूसरे समाज में परिवर्तन लाने की प्रेरणा भी देता है। भारत में ऐसे कई सारे सामाजिक आंदोलन किए गए हैं जिससे समाज में फायदा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय में ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के बारे में जानते होंगे, गांव में क्या क्या होता है। और अगर आप नगर में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे तो शहर के बारे में आप जानते होंगे शहर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण समाज में लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं अर्थात प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रीति रिवाज आदि महत्व दी जाती है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार देखने को मिलती है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। नगरीय समाज की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे नगरीय समाज की अधिकांश आजीविका उद्योग व सेवा क्षेत्र से जो है संबंधित होता है अर्थात द्वितीय और तृतीय क्रिया में संलग्न होते हैं। यानी फैक्ट्री कंपनियों में काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। यह रीति रिवाज जो है रीति रिवाजों को महत्व नहीं देता है और नगरीय समाज में हमें एकल परिवार देखने को मिलता है। तो इसकी विशेषता हो जाएंगी या इसका अंतर हो जाएगा, इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जातिवाद क्या है। जातिवाद को नियंत्रित करने का सुझाव दीजिए। क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, आइए जानते हैं। पहले जातिवाद के बारे में समझते हैं। जातिवाद से तात्पर्य अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने, अपनी जाति के लिए लोगों के हित के विशेष रूप में ध्यान रखना, ये जातिवाद माना जाता है। ठीक है, अब इसको नियंत्रित करने का क्या उपाय है तो देखिए जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर जाति विवाह करना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंतर जाति विवाह यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जो है जातिवाद समाप्त हो सके। अगला है यहाँ पे व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े जाति संबोधन सूचक को जो है समाप्त करना चाहिए। जो अपने साथ जैसे कोई जाति का नाम जो सेंटेंस लगाते हैं नाम के पीछे, वो नाम अगर हटा दिया जाए तो शायद जातिवाद खत्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब किसी को नाम बताते हैं तो आप जैसे टाइटल आपका पढ़ता है वो समझ जाता कि आप किस जाति के हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जातिवाद को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कानून का निर्माण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है जातिवाद का एक सामाजिक बुराई है और इसके बुराई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जातिवाद की धारणा से बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बैठा दी जाती है और वह आगे चलकर एक कट्टर हो जाता है। ठीक है, आगे चलकर अपनी जाति को लेकर लोग समर्थन करने लगते हैं, आगे उसके लिए लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं तो इसमें देखिए सामाजिक परिवर्तन के दो सिद्धांत हैं। पहला है रेखीय सिद्धांत, इसमें लिख सकते हैं इस सिद्धांत की मुख्य प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर जो है कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता है। सामाजिक परिवर्तन वह रूप है जिसमें परिवर्तन के सदैव ऊपर की ओर होता है, यानी एक क्रम विकास को दिशा को निरंतर होता जाता है। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में इस पूरे में सेंटेंस को समझाओ तो बस आप इतना समझ लिए कि समाज जो होता है वो अगर इसको ग्राफ में समझें तो समाज जो होता है धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहें कि समाज जो है बदलने की प्रक्रिया होती है और कुछ बदलता है तो वहाँ पे एक रेखीय की तरह बनता है। जैसे रेखीय का मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा तो ऐसे ही जो है समाज देखने को मिलता है, ऊपर से जो है यहाँ पे आपको नीचे से जो है ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसमें ले सकते हैं चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत में इसमें ले सकते हैं कि यह सिद्धांत मुख्य प्रवर्तक पेरोटो और सोरोकिन हैं जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति मानते हैं। उनका मत है, कहना है कि समाज में परिवर्तन एक चक्र की
तरह चलता है, हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं, ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जाति को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, और अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है, जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों को बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे जाति के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप जाति व्यवस्था है। इस व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति जन्म पर ही आधारित हो जाती है, अर्थात जाति जन्म पर आधारित होती है। जाति के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द से बना है और इसका पुर्तगाली शब्द के कास्टा से बना है। अंग्रेजी शब्द में से कास्ट कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतर जाति है, और ये जो अंग्रेजी शब्द कास्ट है ये बना है पुर्तगाली शब्द से कास्टा से बना है। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि कास्ट किस शब्द से लिया गया है, तो जवाब होगा पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है कास्टा, और इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो नस्ल या जाति या फिर भेद होता है, कास्टा का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे मजूमदार ने छोटी सी परिभाषा दी कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। जिस जाति में आप जन्म ले लिए वो जाति आपके साथ जुड़ जाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं में आप यहाँ पे ले सकते हैं। जाति जन्म पर आधारित परंपरा होती है, और खान पान में भी प्रतिबंध होता है। पैसा होता है, पैसा नहीं पेशा में रोजगार की निश्चितता होती है। नेक्स्ट है ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है, अनिवार्य सदस्यता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसको कुछ विशेषताएं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि उदारीकरण को परिभाषित कीजिए, या फिर उदारीकरण नीति भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारीकरण का क्या परिणाम रहा, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे उदारीकरण के बारे में लिखेंगे। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण या छूट देने से है या मुक्त करने से है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कैसे इसके बारे में और लिख सकते हैं अधिक। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। उदारीकरण में सभी प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले जो आर्थिक नीतियां होती हैं, नियम होते हैं, प्रशासन नियंत्रण होते हैं, उन प्रक्रियाओं में समाप्त कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और इसमें ले सकते हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति जो है वो 1990 में जो है प्रारंभ की गई थी, जिसमें कृषि और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था। इस नीति के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी होती है, जिसका उद्देश्य अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्यवस्था को करना होता है। इसके लिए भारतीय बाजारों को आयात हेतु खोलने के लिए आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जनसंपर्क माध्यम हमारे प्रतिदिन जीवन को अभिन्न अंग है, यानी जो जनसंपर्क है ये क्या है, इसके बारे में बताना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और जनसंचार के माध्यम के रूप में क्या रेडियो का भूमिका खत्म हो रही है, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, ये आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। जनसंचार के बारे में लिखेंगे कि संचार का व्यापक रूप ही जनसंचार कहलाता है। जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर या बड़े पैमाने पर होती है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। वर्तमान में जनसंचार मानव का अभिन्न अंग बन गया है, जिसमें हम कुछ आधार पे समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट है सूचना एवं विचार के प्रमुख माध्यम के रूप में जनसंचार में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन द्वारा मानव को अभूतपूर्व से जो है प्रभावित किया है। इसके द्वारा जन सामाजिक को किसी मुद्दे पर लोक मत बढ़ाने या बदलने की क्षमता भी रखता है। आगे है जनसंचार द्वारा राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, जिससे जनता में जो है प्रेम भावना विकसित होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे है जनसंचार द्वारा जागरूकता की जो है प्रचार भी किया जाता है, और समान सामाजिक मुद्दों के प्रति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो विकास होते हैं ये भी संभव हो पाता है। नेक्स्ट है जनसंचार के द्वारा, यहाँ पे जान के लिखा सेंटेंस गलत है। जनसंचार के द्वारा समान भाषा की जो है विकास, संस्कृति का विकास, सामाजिक विकास, ये सब जो है परिवर्तन संभव हो पाता है। इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आप इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इसको कवर कर चुका हूँ। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।